नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग एज में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कह सकते हैं सबसे ज़रूरी चैप्टर्स में से एक पर बात करने वाले हैं। गांधीवादी युग, मतलब लगभग 1915 से लेकर 1947 तक का वो दौर। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे और क्यों हुआ। कैसे एक इंसान ने सत्य और अहिंसा जैसे विचारों को हथियार बनाकर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में वो सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग करके आए थे। एक तरह से वो एक सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट थे। लेकिन भारत की चुनौती बिल्कुल अलग थी, बहुत बड़ी थी। तो आज हम इन घटनाओं के पीछे की रणनीति, गांधी जी की सोच और उन छोटे छोटे फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका असर बहुत बड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत वापस आते हैं। आज भी हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं। पर क्या वो आते ही सीधे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं उनकी पहली रणनीति दिखती है। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उन्हें एक बहुत ही जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, 1 साल तक अपने मुंह को बंद रखो और आंखों और कानों को खुला रखो। पहले भारत को घूमो, उसे समझो, और गांधी जी ने इसे माना। उन्होंने 1 साल तक एक आम भारतीय की तरह ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे देश की यात्रा की। ये भारत की नब्ज पकड़ने की कोशिश थी। ये एक तरह का रिसर्च और डेवलपमेंट फेज था। एग्जैक्टली। वो पहले देश के असली मुद्दों को बिल्कुल समझना चाहते थे, जमीनी हकीकत को समझना चाहते थे, बजाय इसके कि सीधे कोई आंदोलन खड़ा कर दें। तो फिर इस रिसर्च के बाद उनका पहला बड़ा एक्शन कहा था? उनका पहला बड़ा प्रयोग हुआ 1917 में, बिहार के चंपारण में। मामला था तिनकठिया प्रणाली का। वहां के किसानों को अंग्रेज बागान मालिक अपनी जमीन के सबसे उपजाऊ 20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। और नील की खेती से तो जमीन भी बंजर हो जाती थी, किसानों का दोहरा नुकसान। सही बात है। राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान नेता थे। उन्होंने गांधी जी के बारे में सुन रखा था। वो महीनों तक उनके पीछे पड़े रहे कि वो चंपारण आए। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने जो किया वो भारत के लिए नया था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई हिंसा नहीं, बस गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। सबूत इकट्ठा करने लगे। जब ब्रिटिश कमिश्नर ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया तो गांधी जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा, तो यहीं पर पहली बार भारत ने सत्याग्रह का असली रूप देखा। विनम्रता से, लेकिन पूरी दृढ़ता से कानून की अवज्ञा करना। एकदम सही। ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक झटका था। वो समझ ही नहीं पाए कि इस शांत, विनम्र आदमी के साथ क्या करें। अंत में उन्हें झुकना पड़ा। एक जांच कमेटी बनी जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे, और आखिरकार तिनकठिया प्रणाली खत्म हुई। ये भारत में गांधी जी की पहली बड़ी जीत थी, और इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो चंपारण ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। पर ये तो किसानों का मुद्दा था। क्या उन्होंने अपने तरीकों को दूसरे वर्गों पर भी आजमाया? हाँ, और वो भी तुरंत। 1918 में उन्होंने लगातार 2 और आंदोलन किए जो उनकी रणनीति का लचीलापन दिखाते हैं। पहला था अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। मुद्दा था मजदूरों के बोनस का। जब बात नहीं बनी तो गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। ये मिल मालिकों पर एक नैतिक दबाव था और वो मान गए। और दूसरा आंदोलन? दूसरा ठीक इसके बाद गुजरात के खेड़ा में हुआ। वहां फसल बर्बाद हो गई थी, पर सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। यहां गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो। ये एक तरह का असहयोग था। तो आप देखिए, 3 अलग मुद्दे, 3 अलग वर्ग। चंपारण में किसान, अहमदाबाद में मजदूर और खेड़ा में फिर से किसान। तीनों में सफलता। और हाँ, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ये कई एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। 1917 चंपारण, फिर 1918 अहमदाबाद और फिर खेड़ा। इन सफलताओं ने उन्हें एक बड़ा राष्ट्रीय नेता तो बना दिया, लेकिन इसी बीच 1919 में ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसा लेकर आई जिसने पूरे देश में जैसे आग लगा दी। मैं रॉलेट एक्ट की बात कर रहा हूँ। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, इस उम्मीद में कि कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन मिला काला कानून। बिल्कुल, इनाम की जगह एक तरह से सजा मिली।
इसका सार ये था कि सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये सीधे सीधे नागरिक अधिकारों पर हमला था। और इसी कानून के विरोध ने भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक को जन्म दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सही कहा। इस कानून के विरोध में पंजाब में माहौल बहुत गर्म था। वहां के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। उस जगह की बनावट एक जाल जैसी थी, चारों तरफ से ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का बस एक छोटा सा रास्ता। और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने इसी का फायदा उठाया। वो अपनी टुकड़ी लेकर आया, उस रास्ते को बंद किया और बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गईं। सैकड़ों लोग मारे गए। लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए और वो कुआं लाशों से भर गया। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। इस नरसंहार का असर क्या हुआ देश पर? इसने पूरे देश को झकझोर दिया। जिन लोगों का ब्रिटिश न्याय प्रणाली में थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, वो भी टूट गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। यहाँ एक बात समझना जरूरी है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। गोली चलाने का आदेश देने वाला ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था, जबकि उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। अच्छा, ये फर्क जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सालों बाद 1940 में क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की। वो उसे ही इस हत्याकांड का असली जिम्मेदार मानते थे। इससे पता चलता है कि इस जख्म का असर कितना गहरा और लंबा था। अंग्रेजों ने जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई, लेकिन उसने डायर को लगभग क्लीन चिट दे दी। गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लीपापोती कहा था। अब ये साफ था कि छोटे-मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। तो जलियांवाला बाग के बाद उस राष्ट्रीय गुस्से को गांधी जी ने एक आंदोलन में कैसे बदला? यहीं से असहयोग आंदोलन की भूमिका शुरू होती है। हाँ, अब मंच एक बड़े अखिल भारतीय आंदोलन के लिए तैयार था। 2 बड़े मुद्दे एक साथ आ गए। एक तो पंजाब में हुआ अन्याय और दूसरा था खिलाफत का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और अंग्रेज तुर्की के सुल्तान, जिन्हें मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, उनके पद को खत्म करने वाले थे। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। मोहम्मद अली और शौकत अली, मतलब अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। लेकिन खिलाफत तो एक तरह से एक धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। गांधी जी ने उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से क्यों जोड़ा? ये गांधी जी का एक बड़ा रणनीतिक कदम था। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का एक ऐसा मौका माना जो अगले 100 सालों में भी नहीं मिलेगा। उन्हें लगा कि अगर हिंदू मुसलमानों के इस मुद्दे पर उनका साथ दें तो मुसलमान भी पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया। और असहयोग का मतलब जमीन पर क्या था? मतलब लोगों ने असल में क्या किया? 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हुआ और दुर्भाग्य से उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, जो एक युग का अंत था। असहयोग का मतलब था ब्रिटिश भारत को चलाने में किसी भी तरह से मदद न करना। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ये भारत का पहला सही मायनों में जन आंदोलन था। आंदोलन जबरदस्त सफल रहा। ऐसा लग रहा था कि आजादी बस मिलने ही वाली है। फिर अचानक सब रुक क्यों गया? चौरी चौरा की घटना? हाँ, आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की जगह पर जुलूस निकाल रही भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने गोलियां चलाईं, कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। इससे भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और इस एक हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने इतना बड़ा सफल आंदोलन वापस ले लिया। ये फैसला तो बहुत विवादित रहा होगा।
बहुत ज्यादा। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लगभग हर बड़े नेता ने इस फैसले का विरोध किया। उन्हें लगा कि एक अकेली घटना की सजा पूरे देश को क्यों दी जा रही है। लेकिन यहीं हमें गांधी जी के मूल सिद्धांत को समझना होगा। उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो एक अटूट विश्वास था, एक धर्म था। उनका मानना था कि अगर हम हिंसा के रास्ते से आज़ादी लेंगे तो वो आज़ादी खुद हिंसक होगी। उन्होंने कहा कि देश अभी बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इस फैसले ने आंदोलन को सालों पीछे धकेल दिया। तो इस ठहराव के बाद अगला बड़ा आंदोलन खड़ा करने में गांधी जी को लगभग 8 साल लग गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस बार उनका चुनावा प्रतीक था नमक। ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। नमक ही क्यों? इतनी साधारण सी चीज। और यही तो उनकी जीनियस थी। नमक का चुनाव एक मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत वाइसरॉय से लेकर सबसे गरीब इंसान तक को है, और ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने पर अपना एकाधिकार कर रखा था और उस पर टैक्स लगाया हुआ था। ये अन्याय का एक बहुत शक्तिशाली और भावनात्मक प्रतीक था। तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे हर भारतीय जुड़ावा महसूस कर सके। बिल्कुल। और फिर उन्होंने इसे एक अविश्वसनीय इवेंट में बदल दिया, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को वो अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले, 240 मील पैदल चलकर दांडी के समुद्र तट तक जाने के लिए। ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था जिसका मंच पूरा गुजरात था और दर्शक पूरी दुनिया थी। एकदम सही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लोग उनसे जुड़ते गए, पूरी दुनिया के पत्रकार उन्हें कवर कर रहे थे। ये ब्रिटिश राज के लिए एक पीआर डिजास्टर थी। वो एक बूढ़े निहत्थे आदमी को नमक बनाने के लिए गिरफ्तार कैसे करते? 24 दिन बाद 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और एक मुट्ठी नमक उठाकर कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। और उन्होंने हिला दी। दांडी मार्च के बाद क्या हुआ? क्या आंदोलन सिर्फ नमक बनाने तक ही सीमित रहा? नहीं, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रहियों ने धावा बोला। वहां उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ। एक अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर। उन्होंने इसका जो आंखों देखा हाल लिखा, उसने दुनिया भर में ब्रिटिश राज की छवि को तार तार कर दिया। इसके बाद हम इतिहास के आखिरी और सबसे निर्णायक चरण में पहुंचते हैं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, माहौल बिल्कुल अलग था। हाँ, 1942 तक दुनिया बदल चुकी थी। अंग्रेज युद्ध में फंसे हुए थे। क्रिप्स मिशन जैसे उनके प्रस्ताव फेल हो चुके थे। अब बात सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता की थी। गांधी जी को लगा कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। एक अंतिम निर्णायक संघर्ष की जरूरत है। और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा आया। ये नारा उनके बाकी नारों से बहुत अलग और ज्यादा आक्रामक लगता है। ये उनके बदलते हुए मूड को दिखाता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने ये नारा दिया। करो या मरो का मतलब हिंसा करना नहीं था। इसका मतलब था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये एक तरह का अंतिम संकल्प था। लेकिन अंग्रेज इस बार तैयार थे। उन्होंने आंदोलन शुरू होने का इंतजार भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं। सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि नेतृत्व को खत्म कर देने से आंदोलन शुरू ही नहीं हो पाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कैसे? नेताओं की गिरफ्तारी की खबर ने एक चिंगारी का काम किया। ये आंदोलन नेतृत्वहीन होने के बावजूद एक स्वतः स्फूर्त विस्फोट की तरह पूरे देश में फैल गया। छात्रों, मजदूरों, किसानों ने कमान खुद संभाल ली। कई जगहों पर यह आंदोलन हिंसक भी हुआ। रेलवे लाइनें उखाड़ी गईं। ये ब्रिटिश राज पर अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम प्रहार था। इसने अंग्रेजों को ये संदेश साफ दे दिया कि अब भारत पर राज करना असंभव है। तो चंपारण की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर भारत छोड़ो के राष्ट्रव्यापी विस्फोट तक ये एक लंबी यात्रा थी। और इन सभी आंदोलनों के दबाव और दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक विचार की लड़ाई थी कि क्या सत्य और अहिंसा की नैतिक शक्ति
एक सैन्य साम्राज्य की ब्रूट फोर्स को हरा सकती है? बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के दौर में जब विरोध के तरीके और सत्ता की प्रकृति इतनी बदल गई है, क्या गांधी जी का सत्याग्रह यानी बिना हिंसा के पूरी दृढ़ता से अपनी बात पर अड़े रहना आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या अहिंसक अवज्ञा आज भी हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आपको गांधीवादी युग का ये सेशन मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग एज को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जरूरी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।